इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट टीडीएस की जानकारी लेने वाले हैं। फुल कंप्लीट टीडीएस वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेंथी होगी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि इसमें आपके लिए नोट्स भी दिए हुए हैं। आपका जो टैक्स आना चाहिए वो कितना आना चाहिए परसेंट के हिसाब से, टोटल टैक्स कितना आना चाहिए, सरचार्ज क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पूरी शीट में समझेंगे, नोट्स में समझेंगे क्या स्लैब है, और इसके बाद में हम लोग टैली में जाके इसकी पूरी एंट्री करके सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखें, समझें, और कोई भी आपके पास डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछें, तब भी फिर मैं आपको बता दूंगा। वैसे कोई डाउट बचेगा नहीं आज। देखिए, पीछे एक वीडियो मैंने टीडीएस की डाली थी आपके लिए, तो उसमें वो कंपनी एक ऐसे स्लैब से संबंधित है, आयकर स्लैब है, जो 7,01,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का उसकी सभी जो एम्प्लॉय हैं उनको मिलता है। किसी को 7 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को 9 लाख, किसी को 10 लाख। तो उस केस में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 10% का उसे फिक्स दे दिया जाएगा, या फिर 10 लाख 1 से लेके 12 लाख तक होगा तो उसे मतलब 15% फिक्स कर दिया जाएगा उसके लिए। तो उसको जब हम लोग टीडीएस ऑन सैलरी या फिर टीडीएस पेड के नाम से जो हम लोग सैलरी पेड या सैलरी जो भी हम लेजर बनाते हैं, उसमें यहाँ इसको हम लोग इंक्लूड कर देते हैं कि इसको 15% कटना चाहिए। न्यू कैटेगरी जो आती है टैक्स रेट जो आता है, तो वहां पे आप सैलरी पेड कर दीजिए, टैक्स पेड कर दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं करता है, लेकिन हाँ कट के आना चाहिए सही हिसाब से। आपका टीडीएस किस परसेंटेज में हम लगा रहे हैं तो वो आना चाहिए। ये जो वीडियो है वो स्पेशल इस वजह से मैंने बताई है कि कंपनी ऐसी भी होती है जहां पर अलग अलग टैक्स स्लैब में कर्मचारियों की सैलरी आती है। किसी को 7 लाख मिलते हैं तो किसी को 10 लाख मिलते हैं, किसी को 12 लाख मिलते हैं तो किसी को 15 लाख मिलते हैं। अब उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम पर मंथ के लिए, क्योंकि कंपनी तो हर महीने की, जैसे मान लीजिए जनवरी में उसका जो है टीडीएस कटा तो फरवरी की 7 तारीख तक जमा कर देगी, जून में कटा तो जुलाई की 7 तारीख तक जमा कर देगी, हर 7 तारीख को जमा करती है। केवल एक केस को छोड़ के अगर मार्च में डिडक्ट किया है तो वो 30 अप्रैल तक कर सकती है। इसके बाद में अगर प्रॉपर्टी सेल है तो 26 QB का चालान होगा और 30 दिन तक होगा। प्रॉपर्टी सेल की है 15 तारीख को, 15 फरवरी को, तो उससे 30 दिन आप आगे काउंट कर सकते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर जो फॉर्म फिल होता है कंपनी के द्वारा चालान का, वो फॉर्म नंबर 281 का चालान होता है। प्रॉपर्टी सेल में 26 QB का होता है। समझने होंगे कि कौन से स्लैब में, मतलब कौन से सेक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी का, सैलरी का या इंटरेस्ट का, टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन डिविडेंड और टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, इनका रेट क्या होगा, क्या कितना परसेंट टैक्स कटेगा और उनका क्या सेक्शन है। तो ये भी चीज हमें समझने वाली है। तो देखिए, आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। टीडीएस क्या होता है आप लोगों को मैं बता चुका हूं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां स्रोत है, जहां से आमदनी का स्रोत है, तो उसी आमदनी, अगर आप ये 3 लाख से ऊपर आपकी आमदनी जाती तो आपको इधर ये स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। जैसे 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख 1 से लेके 10 लाख तक 10%, 10 लाख 1 से लेके 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 से लेके 15 लाख तक 20%, 15 लाख 1 से लेके और अधिक तक 30% टैक्स लगेगा। अगर आप पर पैन कार्ड नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो 20% टैक्स काट लेगा। जिसमें आता है ना 20% वो काट लेगा, तो वहीं फिल करना होता है। मैंने फिल किया था दूसरी वाली वीडियो में 10%। इसीलिए वो हर एक एम्प्लॉय का, चाहे उसको कितना भी पेमेंट सही, वो वहां पर जा रहा था, वो कट रहा था। अब आप समझिए यहाँ पर इस बात को पूरी दिमाग से समझिए कि अगर 3 लाख तक उसकी सैलरी है, एनुअल सैलरी है, तो उसको तो जो टीडीएस है रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई कट ही नहीं हुआ होगा। तो इसकी तो कैलकुलेशन करना बेकार है। बात आती है अगर 3 लाख से ऊपर है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी फिर। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम चलते हैं एक्सेल सीट पे। देखिए, बात समझना, राम एम्प्लॉय हैं और बाई जो एलटीडी जो है वो कंपनी हमारी, राम एम्प्लॉय हैं हमारे, और ये एम्प्लॉयर है बाई एलटीडी। तो एम्प्लॉयर होता है वो कौन होता है, डिडक्टर, और ये राम जो है वो है डिडक्टी। ठीक है, ये शब्द हमें जानने चाहिए अगर हमें काम करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो उससे पहले
मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, कैलकुलेशन करके दिखाऊं, कुछ हम लोग स्लैब देख लेते हैं जो कि यहां पर आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं। देखिए न्यू टैक्स रिजीम जो है वो आपको इधर भी आपको देखने को मिल रहा है, और जो सेक्शन है वो आपको जरूर ही जाके वॉच कर लेने। cleartax.in साइड है, इस पर आपको अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा कि कौन सा सेक्शन किस टीडीएस पर लागू होता है। जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, तो वहां पर 192 सेक्शन लगेगा। 192A को हम लोग सैलरी के लिए लगाते हैं, लेकिन ईपीएफ के लिए लगाते हैं। उस पर जो छूट होती है, थ्रेशोल्ड होता है, वो 50,000 तक का होता है, 10% लगता है यहाँ पर। ऐसे ही 193 है तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे लगता है, 10% लगता है। 194 सेक्शन जो है वो पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड पे लागू होगा। यहाँ पर 5,000 छूट होगी और 10% आपका जो टैक्स है, जो टीडीएस है, वो कट होगा। 194A, आपने अगर कहीं डिपॉजिट की है और वो पैसा मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक की छूट है, उससे बाद में 40,000 तक की छूट है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, और ये 10% पे आपका यहाँ पर ये टीडीएस कट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं 197 भी आएगा इसमें, उसको भी समझाऊंगा। 197A भी आएगा, उसको भी समझाऊंगा। 194 में क्या है कि ये भी इंटरेस्ट पे ही लगेगा, ये जो सेक्शन है, और इसमें लेकिन इसको आप लोग कहीं जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे रिलेटिव से अगर ब्याज मिल रही है तो उस पर भी 10% ही है। ऐसे ही 194B है, लॉटरी वगैरह से जो पजल स्कैम वगैरह होते हैं 30% है। 194B है, उस पर कोई भी छूट नहीं है। इनकम फ्रॉम द ऑनलाइन गेम से 30% की इसमें यहाँ पर टीडीएस कटेगा। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे आपने घोड़े की रेस से कोई पैसा जीता है तो उसमें 194B भी है। 194C है इधर, यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे ये सेक्शन दिए हैं, आप इनको सबको पढ़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं 192 सेक्शन का, जो कि पेमेंट ऑफ सैलरी का है, पेमेंट ऑन सैलरी का है। ठीक है, तो हमारा मतलब इसी से है। अभी जो आगे वीडियो आएंगी टीडीएस की, अभी कई सारी वीडियो आएंगी, तो उनमें हम लोग अलग अलग सेक्शन का वर्णन आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि कई सारी टीडीएस की वीडियो आने वाली हैं। तो देखिए इधर हम लोग समझ लेते हैं कैलकुलेशन को, जो हम लोग चल रहे थे इधर, कि कोई भी राम एम्प्लॉय हैं और ये एम्प्लॉयर हैं, ये कंपनी है YLTD। राम की जो एनुअल सैलरी है वो 9 लाख है, और उसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करता है तो फिर 75,000 है। पहले 50,000 हुआ करता था ओल्ड में, अभी न्यू टैक्स रिजीम में ये 75,000 हो गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो टोटल इनकम उनकी निकल के आई जिस पर टैक्स लागू होगा वो 8,25,000 होती है, क्योंकि मैंने 9 लाख में से 75,000 रुपये घटा दिए। अब न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो देखिए पहले 3 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो बाद बाकी के जो 4 लाख हैं उन पे अगर 5% लगाते हैं हम, तो यहाँ पर 20,000 बनता है, और जो शेष 1,25,000 रुपये बचा उस पर अगर हम लगाते हैं 10% तो 12,500 रुपये बनता है। इसको हमको पर मंथ निकालना है। ये तो एनुअल हो गया, ये एनुअल हो गया। इसको अगर हम पर मंथ निकालेंगे टैक्स कितना लगेगा, जो हम लेजर बनाएंगे राम का, वहां पर जो भी 197 सेक्शन है उसमें कितना डालना होगा। 197 होता है, 197A होता है, दोनों के बारे में बताऊंगा आपको, मैंने लिख के रखा है नोट्स में। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर बेसिक टैक्स निकल के आता है 32,500, जो कि 32,500 जो टैक्स है यही कंप्लीट नहीं है। अभी इसमें हमको सरचार्ज भी मिलाना है। अगर किसी बंदे की सैलरी 50 लाख से ऊपर होती है तो उस पर 10% का सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, लेकिन हमारे केस में 0 है। अब यहाँ पर एक चीज और लगती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को हम लोग इधर यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं इधर। इसके लिए हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा ये उसी से हम लोग टैली में ही इसकी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। अभी ये भी हमको एक्सेल सीट भी बनानी आनी चाहिए। देखिए कभी कोई भी जो अकाउंटेंट होता है वो केवल ओनली टैली सीख के या टैली पे पढ़ के अकाउंट का काम नहीं कर सकता, उसको एक बार एक्सेल में भी सीट को कैलकुलेट करके देखना होता है, जिससे कि यहाँ पे क्या ना, एक हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। वहां पे हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट टैली ऑटोमेटिक काम करती है। तो देखिए इसको जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि जो आपका बेसिक
टैक्स निकल के आया है और जो आपका सरचार्ज है इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से जितना परसेंट लगा है 1, 2, 3, 4% तक लगता है तो उसका गुणा कर देते हैं। जैसा कि मैंने इसको अगर मैं यहाँ इसको डबल क्लिक करके एक्टिवेट करूँ तो C11 और C12 को मैंने जोड़ दिया है ये दोनों, और इसमें 4% का मैंने गुणा कर दिया है इन दोनों में जोड़ के। तो जोड़ने के बाद में जब मैंने गुणा किया तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1300 रुपये निकल के आया। टोटल टैक्स के लिए मैं इन तीनों को ही जोड़ दूंगा जो कि 33,800 रुपये बनता है। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोग समझिए कि जो पर मंथ का जो निकलेगा TDS वो 2,817 रुपये निकलेगा, क्योंकि इसमें मैंने 12 का भाग दे दिया तो यहाँ पर ये 2,817 निकलाया। अब आप लोग इसका पर मंथ परसेंटेज निकालेंगे कितना पर मंथ TDS कटा, तो यहाँ पर 3.756 कटा है, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं कि मैंने यहाँ एनुअल सैलरी में 100 का गुणा कर दिया है और जो भी है ये सैलरी आपकी टोटल जो टैक्स लगा है उसमें गुणा करने के बाद उसमें भाग दे दिया है। टोटल टैक्स में एनुअल सैलरी में 100 का गुणा करने के बाद भाग दे दिया है टोटल टैक्स में। देख रहे हैं आप लोग, कलर भी देख सकते हैं। देखिए ये कलर जो C15 का है वो ब्लू है और ये आपका जो कलर है कोड V2 जो है वो यहाँ देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का है और इसमें 100 का गुणा हो रहा है। अब इसको अगर हम लोग काउंट करते हैं कि पर मंथ सैलरी कितनी निकली तो वो 75,000 निकली है। तो यहाँ पर मंथ TDS जो है वो भी आपका इस हिसाब से ही निकला है। देखिए किस हिसाब से निकला है कि जो आपका जो V2 है जो B18 मतलब B18 बोले तो इधर आपका चलता है V18 ये 75,000 में मैंने यहाँ पर जो भी इसका जो टैक्स निकल के आया पर मंथ का उसका क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पर मंथ TDS निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी पर मंथ TDS निकाल सकते हैं। और टोटल टैक्स निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि B17 में B2 का गुणा करना है। B17 में अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूं। B17 में तो B17 कौन सा है, ये रहा पर मंथ टैक्स, और B2 कौन सा है, ये रहा, और बट्टे इसमें करना है क्या 100। तो जैसे ही आप लोग इसको फॉर्मूला को करोगे तो 33,800 रुपये का टोटल टैक्स इधर निकल के आएगा। तो मैंने दोनों तरीके से आपको टोटल टैक्स निकाला, एक इधर और एक इधर। अब हम फटाफट से टैली में एंट्री देख लेते हैं कि किस तरीके से टैली में एंट्री करी जाती है। तो कुछ लेजर हैं जो कि हमें तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ हो रहे होंगे, शायद नहीं हो रहे होंगे तो मैं करके दिखा दूंगा। जैसे कि ये राम का लेजर है, इस राम के लेजर में मैंने यहाँ पर उसको राम नाम दे दिया, सन्नी कैटर के अंदर जाएगा। इधर यहाँ पर यस करना है, इधर यहाँ पर कंपनी रेजिडेंस करना है, इधर इसको भी यस करना है, सेम वाउचर को सैलरी पेड ले लेना है। अभी सैलरी पेड यहाँ पर इसको ले लेना है और इसको अगर मैं कंट्रोल इंटर करके दिखाऊंगा आपको सैलरी पेड को, अभी पीछे दिखाऊंगा तो देखना है यहाँ पर मैंने 0 टैक्स रखा है। अभी एडवांस में जाना है इस राम के में, तो यहाँ होगा जो कुछ करना है सारा फीचर। इधर आप लोग यहाँ नो रखेंगे, यहाँ पर भी नो ही रखेंगे, इधर यस करना है, सेट अल्टर 0 एंड लोअर डायरेक्शन को यस करना है। तो जो सैलरी पेड है उसमें 197 नंबर का सेक्शन लेना है। इसमें सर्टिफिकेट नंबर इशू होता है, जो भी RTO होता है ना, जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर ITO होता है, जो ITO होता है IT में गलती से कह गया, जो ITO होता है वो सर्टिफिकेट इशू करता है। जो भी एम्प्लॉय है वो इस सेक्शन में जाता है तो वो जो ITO है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है। वो कब से कब तक एप्लीकेबल करता है, यहाँ पर उसका टाइम डाला जाता है। आपको कितना % TDS देना है पर मंथ, तो वहां मैंने यही फिल किया है 3.756 जो वहां निकल के आया था मेरा। अब ये 97A जो है वो एकदम, अगर आप माफ करना चाहते हो TDS तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा 15G और 15H आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे, ये बैंक में जाके आपको जमा करना होता है। तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं यहाँ से और एंटर मार के यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर जरूर फिल करिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद में ये सैलरी का इधर लगेगा, सैलरी का रेट बताएगी, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर देंगे और इसको इधर नो रखना है, इधर भी इसको कुछ नहीं करना। इधर सैलरी यहाँ पर TDS इनकम जो एप्लीकेबल है उसको एप्लीकेबल कर देना है, TDS को एप्लीकेबल कर देना है इधर, और एप्लीकेबल करने के बाद में इसको सैलरी पेड करना है, सैलरी पेड।
तो देखिए अगर मैं यहाँ कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करता हूं तो ये नेचर में मैंने 192A लिया है, जो कि ईपीएफ के लिए होता है, सैलरी के लिए 192 होता है। तो यहाँ इसको कुछ नहीं लिखना, आपको एंटर वेंटर कर देना है। यहाँ पर अगर आपने इसको रेट यहाँ फिक्स दे दिया 10%, तो वो सबको 10% ही काटेगा। तो यहाँ पर हमको रेट कुछ देना नहीं है, खाली रखना है। कब से एप्लीकेबल है? 1/4 से एप्लीकेबल है, तो इसको आपको एंटर करके बंद करके रख देना है। ठीक, अब इसके बाद में चलना है हमें। हमारे राम बन गया, सैलरी बन गई, और एक टीडीएस ऑन सैलरी का भी लेजर हमको तैयार कर लेना है। टीडीएस ऑन सैलरी, इधर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसको जाना है, और इसको आप लोग टीडीएस के अंदर जाएंगे, यहाँ सैलरी पेड का इधर ले लेंगे, और इसको एंटर करके मार के यहाँ स्लैब को आप लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, फिर जाना है आपको अकाउंट वाउचर में। अकाउंट वाउचर में जाने के बाद आपको प्रेस करना है F7। आपको क्या दे रहे हो, आपका जो पैसा है वो कितना है सैलरी, तो वो है मान लीजिए 75,000। और जिसको दे रहे हो तो वो कौन है? क्रेडिटर। तो कौन है क्रेडिटर? राम है। तो देखिए यहाँ पे 72,183 रुपये आ गए। जैसे आप लोग नीचे करेंगे तो यहाँ पे मांगेगा वो रेफरेंस, जिससे कि आपको पेमेंट करना होगा तब। और इसके बाद न्यू रेफरेंस 2817, जो हमारी कैलकुलेशन एक्सेल में निकल के आई थी, बिल्कुल वही सीट यहाँ पर आई है। टीडीएस ऑन सैलरी जो कटा है वो 2817 का कटा है पर मंथ। इसके बाद में इसको हम लोग कर देंगे एक्सेप्ट करने के बाद आप जो जाएंगे यहाँ पर F5 पे, तो जो भी आपका पर मंथ जमा करना होता है तो उसको आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद में यहाँ से जो स्टेट पेमेंट है इसको क्लिक कर लेंगे। टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं 1 मार्च से लेकर 2024 लेकर 31 मार्च 2024 तक का कर रहे हैं। यहाँ डिडक्शन टिल डेट तक आपने दे दिया 1/4/2024 का ही है। आपको सेक्शन दे देना है 192। सैलरी पेड इसमें ले लेना है, इसमें ऑल आइटम कर लीजिए या कंपनी कर लीजिए, और इसके बाद यहाँ रेजिडेंस कर लीजिए। इधर आप कहाँ से पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं या SBI से दे रहे हैं, तो आप लोगों ने कैश ही फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये पूरा टीडीएस ऑन सैलरी, इनकम टैक्स कितना कटा, क्या हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे हमने इसको पेमेंट कर दिया। और अब इसको आप पेज अप करते हैं। पेज अप करने के बाद हम इसको Alt P दबाते हैं तो यहाँ पर आपका चालान भी बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका चालान भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको विद नोट्स के देखिए, इसमें एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा आपको। 197 और 197A में अंतर क्या है? देखिए 197 में आपका सर्टिफिकेट इशू होता है जो कि ITO करता है, ठीक है, फॉर्म नंबर 13 से होता है। इधर आप लोग 197A में क्या है, इसमें क्या होता है, 197A में सेल्फ डिक्लेरेशन जमा होता है जो कि 15G, जो कि 60 साल से नीचे वालों के लिए होता है, और 60 साल से ऊपर वालों के लिए आपका ये 15H होता है, जिसको आप लोग बैंक में जाके जमा करते हो व्हेन यू रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन द सेविंग। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 197 और 197A दोनों सेक्शन मैंने आपको समझाए। इस तरीके से हम टीडीएस की एंट्री करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।